सिंधु घाटी सभ्यता यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन विश्व की प्राचीन सभ्यताओं में से एक मानी जाती है। ये सभ्यता हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानी जाती है। इस अज्ञात सभ्यता की खोज का श्रेय राय बहादुर दयाराम साहनी को जाता है। उन्होंने ही आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के महानिदेशक सर जॉन मार्शल के निर्देशन में 1921 में इस स्थान की खुदाई करवाई और इससे एक साल बाद 1922 में राखलदास बनर्जी के नेतृत्व में पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में मोहनजोदारो नामक पुरातात्विक स्थल की खोज हुई। अभी तक सिंधु घाटी सभ्यता के 1400 के आसपास पुरातात्विक स्थलों की खोज हो चुकी है। इनमें हड़प्पा, मोहनजोदारो, धोलावीरा, लोथल, कालीबंगा, चन्हूदड़ो, हिसार, बनमाली और आलमगीरपुर इत्यादि शामिल हैं। इस सभ्यता के ज़्यादातर लोग सिंधु नदी के आसपास रहते थे। इसके अलावा इस सभ्यता के लोग चिनाव नदी, हिंडन नदी, प्रावरा नदी, सरस्वती नदी इत्यादि के आसपास भी रहते थे। लेकिन ये सारी नदियाँ अल्टीमेटली सिंधु नदी में जाके गिरती थीं, इसीलिए इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता नाम दिया गया। अब तक इस सभ्यता के अवशेष भारत और पाकिस्तान के पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और जम्मू कश्मीर के भागों में पाए जा चुके हैं। ये सभ्यता लगभग त्रिभुजाकार और 13 लाख किलोमीटर स्क्वायर में फैली हुई थी, यानी उत्तर प्रदेश का एरिया 2,43,000 किलोमीटर स्क्वायर के आसपास है, तो उससे लगभग 5 गुना से भी ज़्यादा बड़ी थी। सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार पूरब से पश्चिम तक 1600 किलोमीटर एंड उत्तर से दक्षिण तक 1400 किलोमीटर तक था। इस प्रकार ये सभ्यता मिस्र या सुमेरियन सभ्यता से भी बड़ी थी। इंडस वैली सिविलाइजेशन 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक मानी जाती है, यानी आज से लगभग 4500 साल पुरानी। बल्कि कुछ विद्वान तो इसे 7000 साल पुरानी सभ्यता मानते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन की पूर्वी सीमा उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर तक, जो कि मेरठ में है, और पश्चिमी सीमा पाकिस्तान के सतुका गेंडोर में थी, जो कि दाश्क नदी के तट पर है, और इसकी उत्तरी सीमा कश्मीर के मांडा में चिनाव नदी के तट पर है एंड दक्षिणी सीमा महाराष्ट्र के दैमाबाद में प्रावरा नदी के तट पर है। ब्रिटिश काल में हुई खुदाइयों के आधार पर आर्कियोलॉजिस्ट और इतिहासकारों का अनुमान है कि ये अत्यंत विकसित सभ्यता थी और ये शहर कई बार बसे तथा उजड़े हैं। 7वीं शताब्दी के आसपास लोगों ने ईंटों के लिए मिट्टी की खुदाई की, तब उन्हें वहाँ से बनी बनाई ईंटें मिली, जिसे देखकर वो लोग हैरान हो गए और उसके बाद वो लोग ईंटों का उपयोग अपना घर बनाने में करने लगे। लेकिन जब बाद में कराची से लाहौर तक रेलवे लाइन बिछाने के लिए खुदाई कराई गई, तब देखा गया कि यहाँ पर सिर्फ ईंटें ही नहीं बल्कि पूरे के पूरे घर धंसे हुए हैं। और जब आर्कियोलॉजिस्ट ने ये देखा, तब उन्होंने इंडस वैली सिविलाइजेशन की खुदाई कराना स्टार्ट कर दिया। इंडस वैली सिविलाइजेशन के अलग अलग स्थलों से अलग अलग वस्तुएं मिली हैं। जैसे हड़प्पा की खुदाई जब दयाराम साहनी ने कराई, जो कि पाकिस्तान के माउंट गोमरी जिले में रावी नदी के तट पर है। जैसे कुम्हार का चाक, शिरमे का आवास, लकड़ी की ओखली, लकड़ी का ताबूत, हाथी का कपाल, स्वास्तिक चिन्ह और RH-37 कब्रिस्तान मिला है, जिससे ये पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग लोगों को जलाते नहीं थे बल्कि दफनाते थे। चांदी का भी सबसे पहले उपयोग हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने ही किया था। इसी प्रकार जब 1922 में राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदारो की खुदाई कराई, जो कि पाकिस्तान के लरकाना जिले में सिंधु नदी के किनारे स्थित है, तो उन्होंने देखा कि मोहनजोदारो में विशाल स्नानागार यानी स्विमिंग पूल थे, जिसमें वो लोग नहाया करते थे। ये शहर सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर था। मोहनजोदारो में लोगों के हड्डियों के ढांचे मिले हैं, इसलिए इसे मृतकों का टीला भी कहा जाता है। मोहनजोदारो की सड़कों और गलियों में आप आज भी घूम सकते हैं। ये शहर जहाँ था आज भी वही है। यहाँ की दीवारें पहले जितनी मजबूत थीं, आज भी उतनी ही मजबूत हैं। इस सभ्यता में पक्की ईंटों की दीवारें बनी थीं, साथ ही 90 डिग्री समकोण पर काटती हुई चौड़ी सड़कें हुआ करती थीं। यहाँ की नालियाँ ढकी हुई हुआ करती थीं। इतिहासकारों का मानना है कि मोहनजोदारो सिंधु घाटी सभ्यता की पहली संस्कृति थी, जो कि कुएं खोदकर भूजल तक पहुंची थी। मोहनजोदारो में करीब 700 के आसपास कुएं थे। इसके अलावा एक स्थान चन्हूदड़ो भी है, जिसकी खुदाई गोपाल मजमूदार ने 1931 में कराई थी।
इंडस वैली सिविलाइजेशन के इस शहर में मेकअप की सामग्रियां जैसे लिपस्टिक, शीशा, मनका, गुड़िया, सुई, अलंकृत ईंट मिली है, जिससे ये पता चलता है कि ये शहर काफी औद्योगिक शहर था। सिंधु घाटी सभ्यता का रोपड़ शहर, जो कि पंजाब में सतलज नदी के किनारे है, यहाँ पर मानव के साथ उसके पालतू जानवर का भी शव मिला है, जिससे ये पता चलता है कि उस समय के लोग जब मरते थे तो उनके पालतू जानवर को भी उनके साथ दफना दिया जाता था। इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक स्थल कालीबंगा भी है, जिसका अर्थ होता है काली मिट्टी की चूड़ी। यहाँ से अलंकृत ईंट, चूड़ी, जोता हुआ खेत मिला है। ये शहर राजस्थान में सरस्वती नदी के किनारे है। इसके अलावा धोलावीरा, जो कि सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है, ये गुजरात में स्थित है। इसकी खुदाई रविंद्र सिंह बिष्ट ने की थी। धोलावीरा को 2021 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में भी शामिल किया गया। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण शहर लोथल था, जो अहमदाबाद में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। इसकी खुदाई एसआर राव ने करवाई थी। यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह भी मिला है। सिंधु घाटी सभ्यता के बाकी स्थलों के घरों के दरवाजे पीछे की ओर खुला करते थे, लेकिन यहाँ के दरवाजे सड़कों की ओर खुला करते थे। लोथल की जब खुदाई कराई जा रही थी तो यहाँ से फारस की मोहर मिली है, जिससे ये पता चलता है कि सिंधु सभ्यता के लोग फारस से व्यापार करते थे। यहाँ से युगल शवादान यानी पति पत्नी के एक साथ शव मिले हैं, जो कि सीधा सीधा सती प्रथा का संकेत देते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग विदेशी व्यापार लोथल बंदरगाह से ही किया करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग अलग अलग देशों से अलग अलग चीजों का व्यापार करते थे। जैसे वो लोग अफगानिस्तान, ईरान और भारत के कर्नाटका से सोने और चांदी का व्यापार करते थे, और ओमान से वो लोग तांबे का व्यापार करते थे। इसके अलावा वो लोग ईरान से शीशे का भी व्यापार करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक थी, यानी वो लिखने के साथ साथ उसका चित्र भी बनाया करते थे। इस लिपि को आज तक कोई पढ़ नहीं सका है। सिंधु सभ्यता के लोग दाएं से बाएं की ओर लिखा करते थे। सिंधु सभ्यता की खुदाई में कहीं से भी लोहा नहीं मिला है, जिससे ये पता चलता है कि सिंधु सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे, बल्कि सिंधु सभ्यता के लोग युद्ध या तलवार से भी परिचित नहीं थे। यहाँ माप तौल के लिए मिनिमम इकाई जो थी वो 16 किलोग्राम थी। सिंधु सभ्यता के लोग मिट्टी के बर्तन बनाने में लाल रंग का यूज करते थे। विश्व में कपास यानी कॉटन का भी सबसे पहले उत्पादन इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों ने ही किया था। सिंधु घाटी सभ्यता की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि था। आज के मुकाबले सिंधु घाटी सभ्यता पूर्व में बहुत उपजाऊ थी। ये कहा जाता है कि यहाँ प्राकृतिक वनस्पति थी, जिसके कारण यहाँ बहुत वर्षा होती थी, इसलिए यहाँ काफी अच्छी अच्छी फसलें हुआ करती थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग गेहूं, जौ, राई, मटर, ज्वार आदि अनाज पैदा करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का दूसरा व्यवसाय पशुपालन था। ये लोग गाय, भैंस, भेड़, बकरी, बैल, कुत्ते, मोर, हाथी व मुर्गियां पाला करते थे। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में आप समझ गए होंगे कि ये कितनी बड़ी थी, कहां से कहां तक इसका एरिया फैला हुआ था, तथा इसके शहरों से किन किन वस्तुओं के प्रमाण मिले हैं। तो अब समझते हैं कि इतनी बड़ी सभ्यता का विनाश कैसे हुआ। इतनी बड़ी सभ्यता जो कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर बलूचिस्तान तक एंड कश्मीर से लेकर महाराष्ट्र तक फैली थी, ऐसा क्या घटित हुआ कि इस सभ्यता का हमेशा हमेशा के लिए पतन हो गया। तो गार्डन चाइल्ड और व्हीलर की माने तो इंडो यूरोपियन जनजातियां जैसे आर्यों ने सिंधुवासी लोगों पर आक्रमण कर दिया और सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का सर्वनाश कर दिया। लेकिन इंडस वैली सिविलाइजेशन की संस्कृतियों में ऐसे कई तत्व पाए गए हैं जिनसे ये सिद्ध होता है कि इसके पतन का कारण आर्यों का आक्रमण नहीं था। जॉन मार्शल एंड एसआर राव की माने तो बहुत बारिश होने के कारण नदियों ने अपना रास्ता बदल दिया, जिसके कारण सिंधु सभ्यता में बाढ़ आ गई और इस तरह सिंधु सभ्यता का पतन हो गया। आरएल स्टेन एंड अलमानंद घोष का मानना है कि उस समय अचानक क्लाइमेट चेंज यानी जलवायु में परिवर्तन हो गया, जिससे वो लोग एकदम इतना जलवायु में परिवर्तन बर्दाश्त नहीं कर पाए और इस कारण उनका पतन हो गया। इसके अलावा KUR कनेडी ने इंडस वैली सिविलाइजेशन के पतन का कारण प्राकृतिक आपदा
मुद्दा बताया है कि अचानक से मलेरिया या कोई अन्य महामारी आई और सिंधु सभ्यता का हमेशा के लिए पतन हो गया। तो अलग अलग आर्कियोलॉजिस्ट और हिस्टोरियन ने इंडस वैली सिविलाइजेशन के पतन का कारण अलग अलग बताया है, लेकिन अभी तक इंडस वैली सिविलाइजेशन के पतन का कोई 100% प्रमाणिक साक्ष्य नहीं मिला है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू।